हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू सिंह और मैं आज आपके लिए जो सेशन लेकर आई हूँ वो उसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर की वैकेंसी की डिटेल्स रिलीज़ हो चुकी है। आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, फिर भी कुछ-कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको शायद नहीं पता होगी या फिर कुछ नोटिफ़िकेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जानेंगे या जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे और उससे आपको मोटिवेशन भी प्रोवाइड होगा। उस मोटिवेशन से आपकी तैयारी को बूस्ट मिल सकता है। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे कि जैसे कि आप देख रहे हैं इस थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है और इसका सैलरी और प्रमोशन क्या है। ये बहुत ही गज़ब चीज़ है जिसके बारे में सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, रहना भी चाहिए। तो सैलरी और प्रमोशन क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं 1 फरवरी से 1 मार्च तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। अगर अभी तक किसी ने नहीं भरा है तो विदाउट एनी डिले भर दीजिए। लास्ट टाइम का इंतज़ार मत करिए क्योंकि वहाँ पर सर्वर के इश्यूज़ हो जाते हैं और आप तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं तो आपको तो पता ही है। तो इस चीज़ के लिए कितना वेल प्रिपेयर्ड होना है, कितना टाइमली प्रिपेयर्ड होना है, इसकी नॉलेज आपको ऑलरेडी है। पोस्टिंग एंड डिपार्टमेंट्स अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो कौन से डिपार्टमेंट में होगी, ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। इसी की डिटेल्स के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चंस जो है यानी कि 2013 के जो क्वेश्चन आए थे, सबको पता है कि ये वैकेंसी लास्ट टाइम 11 साल पहले आई थी। 11 साल पहले आई थी और उसमें क्या हुआ था 2013 में आई थी मतलब और उसके जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है ना, वो क्या रहने वाला है, वो भी अपन इस सेशन में जानने वाले हैं। इसके बाद अगर आपकी इसमें जॉब लग जाती है लकीली और बहुत मेहनत से आप क्योंकि इस चीज़ प्रिपेयर करने वाले हैं, तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है क्या-क्या काम आपको करना पड़ेगा, कहाँ-कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ पूरी जानकारी लेते हैं अपन कि क्या है ये सब चीज़ें और किस तरह से हम इसमें मोटिवेट देखिए, पहली चीज़ तो जो है वो आप सबके सामने है ही कि अपना ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है और ये रिलीज़ डेट भी आपके सामने यहाँ पर है अवेलेबल 25 तारीख को ये रिलीज़ हो गया था। 25 तारीख को रिलीज़ होने के बाद भी अगर आपने नहीं भरा है इसको क्योंकि आ गया था डेट भी कि 1 फरवरी से 1 मार्च तक, अपन इसको फ़िल करने वाले हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसमें बस नॉलेज की बात यही है कि 216 वैकेंसी सब कुछ सबको पता होगा और 216 से हमें लेना-देना भी क्या है, हमें तो सिर्फ़ एक ही चाहिए। तो इस एक पोस्ट के लिए ही आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। तो इसी के इर्द-गिर्द अपन बात करने वाले हैं। इसी के साथ-साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि इसमें जो है आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी। तो आयु सीमा में जो छूट मिलने वाली है वो 5 साल, 10 साल और 5 साल और किसी-किसी में तो आयु सीमा है ही नहीं। ये निर्धारित किया हुआ है विधवाओं के लिए कोई यहाँ पर आयु सीमा नहीं है, वो अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है, वो इसको इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको पहले से ही पता है। इन चीज़ों में ज़्यादा समय बर्बाद ना करके उन चीज़ों की तरफ चलते हैं जो अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया आपके साथ और अगर डिस्कस करते तो आपका मोटिवेशन का लेवल कुछ और ही होता। ठीक है? तो एक बार आयु सीमा को आप देख लीजिएगा और शैक्षणिक योग्यताएँ यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। इलेक्ट्रिक वाले बच्चे इसको इग्नोर कर दें, बाकी एमसीए है ही सही और सारी चीज़ें आपके पास बी वगैरह है ही सही। नेक्स्ट चलते हैं, तो अभी नेक्स्ट नहीं जाना था वैसे, ठीक है। अब इसमें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न में आप बस ये देखेंगे कि जो पेपर होंगे वो 2 पेपर होंगे यहाँ पर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर एक ही दिन में होंगे। मेरे पास कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये दोनों पेपर क्या एक ही दिन होने वाले हैं या फिर नेक्स्ट डे होने वाले हैं या फिर किसी टाइम ड्यूरेशन के गैप में होने वाले हैं। तो मैं बता दूँ आपको ये एक ही डे होंगे, सेम डे ये वाले पेपर होने वाले हैं आपके। सेम डे ही होंगे, मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स रहेंगे। 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट में आपको एक पेपर को कंप्लीट करना होगा और हाँ, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो कितने आएँगे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने एनालाइज़ किया है इस चीज़ को, वो 2013 के पेपर के बेसिस पे ही किया है। तो उस वक़्त जो यहाँ पर पेपर आए थे 100 मार्क्स में, वो 120 ही क्वेश्चन थे, यानी 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करना था, 1-1 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना था, ठीक है? फिर इसमें 2 अपने एग्ज़ाम 2 जो पेपर आए थे, उन पेपर के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बहुत ही इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये कोई सिलेबस एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की नीड नहीं, फिर भी अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें पूरी पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा और आप देखेंगे कि पीडीएफ में और कितने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो और किसी ने शायद आपको नहीं दी होगी। रीज़निंग और न्यूमेरिकल एनालिटिक्स की बात, यानी कि अगर अपन सिंपल सी बात करें तो अपन एक पार्ट इसका ले लेते हैं रीज़निंग, ठीक है? एक अपन ले लेते हैं यहाँ पर जीके और करंट अफेयर्स, सीएम मैं उसको लिख रही हूँ, करंट अफेयर्स। ये दोनों चीज़ें सिर्फ़ 10-10 मार्क्स की ही आई थी। इन 10 मार्क्स को भी कैसे उन्होंने डिफरेंशिएट किया था, वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। फिर इन दोनों के अलावा यानी 20 मार्क्स के अलावा जितना भी पेपर है, 120 और 120 मार्क्स, मतलब कितने ज़्यादा हो गए ये, 240 मार्क्स में से सिर्फ 20 मार्क्स किसके हैं? अपने रीजनिंग के और जीके के हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है मेरी तरह जिसको जीके और रीजनिंग से ज़्यादा मतलब नहीं है, और वैसे तो ख़ैर रीजनिंग तो आपकी अच्छी होगी सही अगर आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर भी मान लीजिए रीजनिंग और जीके में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो ये 20 नंबर के लिए वो इसको टेंशन ना ले, मतलब छोड़ सकता है, आराम से छोड़ सकता है 20 नंबर के लिए। ओके? फिर अपना है टेक्निकल पार्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। पेपर सेकंड में भी देखेंगे हम तो सेड है अपना सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। अब कुछ-कुछ जो कन्फ्यूजन रहता है वो ये है कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो सेड पार्ट है अपना और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, क्या वो दोनों सेम ही है? तो यस, बिल्कुल सेम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी का पार्ट है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन का इसी का पार्ट है, तो वो इसी में इंडल्ज है। फिर उसके बाद आता है अपना प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में कौन-कौन सी चीज़ें आती है? मेनली इसमें है जावा। जावा को आप भूल मत जाना, जावा को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और जावा के अलावा यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू जेएसपी और डॉट नेट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मेजर पार्ट जो इसमें रहेगा वो जावा का रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसको, ठीक है। अब एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, तो अब तो आपके मन में क्लियर आइडिया है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। कब होने वाला है? 6 तारीख को एक अनाउंसमेंट हुआ था, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आया था कि प्रोग्रामर 2024 का जो एग्ज़ाम होगा वो 27 तारीख को होगा। 27 तारीख इस दिन है हमारा संडे। संडे है इस दिन हमारा। तो 27 तारीख को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। इसका इस तरह से ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जो रिलीज़ हुआ है, वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे नहीं अगर आपको मिल रहा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ और सारे लिंक्स मिल जाएँगे। 27 तारीख को अपना रविवार है और ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, इसके द्वारा आयोजित होगी ये परीक्षा और इसका नाम है प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा 2024। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हमारे रामनिवास मेहता जी जो सचिव हैं यूआईटीसी के, उन्होंने रिलीज़ किया है ये नोटिफ़िकेशन। आगे चलते हैं, प्रोग्रामर का जो एग्ज़ाम का लेवल है वो किस तरह से है? आपने अभी तक जितने भी वीडियोज़ देखे होंगे ना, फॉर श्योर आपने वहाँ पर सुना होगा कि गेट लेवल के एग्ज़ाम आते हैं। और गेट लेवल के एग्ज़ाम क्या होते हैं? मेबी आप में से कुछ लोगों ने गेट का एग्ज़ाम दिया भी होगा। तो बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही क्रीमी क्वेश्चन्स आते हैं, जिनको हम ऐसा नहीं सोच सकते नहीं यार प्रोग्रामर बनना तो बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं है, मुश्किल घड़ी है और बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन मंज़िल मिल सकती है अगर हम कोशिश करें तो, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत है। समय बहुत सफिशिएंट है। यहाँ पर एक तो अपन देखेंगे कि गेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप में से किसी ने भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करी होगी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का अगर किसी ने पेपर दिया होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो बेसिक थे ही नहीं, बेसिक वाले पेपर में भी बेसिक थे ही नहीं, वो भी बहुत हाई लेवल के पेपर थे। वो जो अपना पेपर आया था वो यूजीसी नेट कैटेगरी का आया था। इस लेवल का वो क्वेश्चन आया था। तो अभी क्योंकि ये वैकेंसी 11 साल बाद आई है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गेट लेवल तो उसमें होगा ही फॉर श्योर, क्योंकि प्रोग्रामर कोई छोटी-मोटी नहीं है। अ, 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, तो छोटा-मोटा हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं करना और उस तरह से हमें तैयारी भी नहीं करनी। तो गेट लेवल के क्वेश्चन आएँगे, यूजीसी नेट के आएँगे और इसके अलावा मैं आपको जितना भी बोलूँ टीजीटी, पीजीडी और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, उनके सारे क्वेश्चन अपन को यहाँ पर करने ही पड़ेंगे। चाहे वो बेसिक हो या एडवांस हो, सब टाइप के क्वेश्चन्स यहाँ पर करेंगे, जो भी हमारे सिलेबस से मैच कर रहे हैं। यानी जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस से मैच कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन्स हमें यहाँ पर करने ही पड़ेंगे। आप मान के चलिए कि 600 से
700 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे इस प्रिपरेशन को, तभी आप इसको एम कर सकते हैं, ठीक है? तभी आप इस चीज़ को, इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते, आपको लगता है मैं जॉब में हूँ, तैयारी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो या तो इसकी प्रिपरेशन छोड़ दीजिए या फिर बहुत स्मार्ट स्टडीज़ आपको करनी पड़ेगी, तब आप कुछ सोच सकते हैं। कुछ-कुछ लोग जो जॉब में हैं, उनके साथ प्लस और माइनस क्या हो सकता है कि प्लस तो ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी आईटी जॉब्स में हैं और उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, उनको क्योंकि वो प्रैक्टिकली करते आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को जावा से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हैं, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन अगर माइनस की बात करूँ तो माइनस में उनके लिए आ जाएगा, थ्योरीज़ थोड़ा-सा माइनस में उनके लिए हो सकता है। थ्योरीज़ वाली जो चीज़ें होंगी उनके लिए थोड़ी-सी माइनस पॉइंट हो सकता है। एक दूसरा माइनस पॉइंट उनके लिए हो सकता है कि उनको शायद समय नहीं मिलेगा पढ़ाई के लिए। तो अगर आप यू आर वेल कॉन्फिडेंट कि हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे थ्योरीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है एंड आई विल क्लियर दिस, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बहुत स्मार्ट स्टडीज़ अगर आप करने में यकीन रखते हैं और आप कर पाते हैं तो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आरपीएससी प्रोग्रामर का एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये हमारा 1 फेब से 1 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो फिल कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक जो नॉलेज आपको चाहिए होगी या फिर आपको पता ही, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं तो सब कुछ ही पता होता है उनको। तो विज़िट करना पड़ेगा अपन को राजस्थान एसएसओ वाली अ, आईडी पर, सॉरी वेब पोर्टल पर। यहाँ पर आपको अपने यूज़र नेम, पासवर्ड और एक आपको यहाँ पर कैप्चा कोड मिलेगा। ये तीनों चीज़ें आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएँगे। ठीक है? आप लॉगिन हो जाएँगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन आएगा आपके पास, एक लिस्ट खुलेगी आपके पास, उसमें से जो सेकंड ऑप्शन होगा वो ये होगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पर जाएँगे तो जितने भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है और जितने भी ऑनगोइंग नोटिफ़िकेशंस हैं, याद रखना ये चीज़ें आपको ऐसे मिलने वाली है। ये रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है, रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का जो सेक्शन है ये आपको इस साइड मिलेगा, ठीक है? यानी कि राइट हैंड साइड, और इस साइड आपको मिलेगा ऑनगोइंग नोटिफ़िकेशंस का। उससे मेरे को ज़्यादा मतलब था नहीं, नोटिफ़िकेशन आप लोगों को सब कुछ पता है, इसलिए मैंने सिर्फ़ पोर्टल वाला स्क्रीनशॉट लिया, रिक्रूटमेंट वाला स्क्रीनशॉट लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, उन सब में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो अपन को तो किस में करना है, सिर्फ़ 2024 प्रोग्रामर वाले एग्ज़ाम में करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास फॉर्म-वॉर्म खुलेगा और वो सब आपको भरना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि एसएसओ आईडी जब अपन ने बनाई थी ना, कभी कभी कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, आईए का दिया होगा या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का दिया होगा, तो वहाँ पर अपने ऑलरेडी सारी डिटेल्स भर रखी है। स्टिल आपको एक बार चेक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो डिटेल सही है या नहीं है। अगर उसमें लगता है कि कोई भी डिटेल्स है जो मुझे मॉडिफ़ाई करनी है, तो आप उसको ऑन द स्पॉट कर लीजिए, अदरवाइज़ बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यस, ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एनालिसिस से आपको आइडिया लगेगा कि यस, मैं इस चीज़ के लिए कितना एलिजिबल हूँ, मैं कितना कर पाऊँगा, कर पाऊँगी और मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को लेके। तो देखिए, ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है आपके लिए अच्छे से समझने के लिए, समझते हैं। प्रोग्रामर पेपर 2013, कि मैंने कहा 2013 में ही आया था, उसके बाद हमें ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए चीज़ें है ही नहीं हमारे पास, 2013 में आया था, उसके बाद आया 2024 में, यानी कि पूरे 11 साल के अंतराल के बाद हमें ये देखने को मिला है। और हम जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए तो ये मतलब वो हो गया, ब्लेसिंग्स हो गई कि हाँ, हमें हमारे लिए भी कोई जॉब्स होती है गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कवर किए गए हैं 2013 वाले एग्ज़ाम में, वो है अपना एक तो जीके, एक रीज़निंग, डीबीएमएस, ये देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क और कम्युनिकेशन, ओके, सैड पार्ट हो गया अपना, और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें जावा और ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, इनके जो क्वेश्चन्स आए थे ना पेपर में, पेपर का एनालिसिस है ये, पेपर में जितने जिस चीज़ के क्वेश्चन आए हैं वो सारी चीज़ें ये हैं। तो 10 क्वेश्चन अपने जीके के आए हैं और इनमें से देखो जीके में भी मैं बता देती हूँ, 5 क्वेश्चन अपने आए हैं इंडियन जीके के, ठीक है? और 5 क्वेश्चन अपने आए हैं राजस्थान जीके के, क्योंकि ये पेपर राजस्थान का है। ठीक है? राजस्थान की भर्ती के लिए निकला ये। तो इस तरह से आए थे। जो डिफरेंशिएट हुआ यहाँ पर ये है कि अगर इंडियन जीके और राजस्थान जीके, अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो राजस्थान जीके आपकी थोड़ी बहुत ठीक होगी। तो अगर आप 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट रीज़निंग की बात करते हैं, तो रीज़निंग में भी टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। तो 10 क्वेश्चन में भी हमारे पास यहाँ पर जैसे कि 8 क्वेश्चन तो प्रॉपर रीज़निंग के थे, सिंपल टॉपिक्स होते हैं। 1 क्वेश्चन अपने आप आया था डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, और नेक्स्ट एक आया था अपना डेटा सफिशिएंसी का।
आपको पता होगा ना ये डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन आए थे वो एक-एक ही आए थे, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और 8 क्वेश्चन आए थे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली है कि पेपर हमारा था, पेपर में क्वेश्चन कितने थे 120, ठीक है? और ये कितने नंबर का था 100 मार्क्स का था। तो अगर अपन मान लो हमें नहीं पता, हमें करना ही नहीं है, रीज़निंग और जीके हमें करना है। रीज़निंग और जीके अपन छोड़ेंगे भी सही ना तो 20 मार्क्स कम नहीं होंगे, 20 से कम होंगे। अब सोचिए ना 120 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स हैं, तो 1 मार्क से कम ही मिल रहा है एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 20 नंबर अपने वेस्ट नहीं होने वाले, यहाँ पर आपके कम ही नंबर वेस्ट होंगे अगर आप इस चीज़ को छोड़ते भी हैं तो। वैसे तो आई रिकमेंड कि आप नहीं छोड़ें। अगर आप मेरिट के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट सही है, मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और मुझे मेरिट में आने के चांसेस है, तो आप इस दोनों चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें क्योंकि ये आपकी मेरिट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो डीबीएमएस डीबीएमएस से कितने क्वेश्चन बने थे? तो सीधे-सीधे 120 में से 10 और 10 क्वेश्चन निकाल दो। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अपने बने थे डीबीएमएस में। पेपर फर्स्ट की बात है ये, पेपर फर्स्ट की बात है। अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूँ तो पेपर सेकंड में भी 4 क्वेश्चन डीबीएमएस आए ही थे। तो ऐसा नहीं है कि पेपर सेकंड में आपके पास डीबीएमएस के क्वेश्चन नहीं आएँगे, आएँगे, आ सकते हैं। कि लास्ट टाइम आए थे, तो ये 50 और ये 4 मतलब 54 क्वेश्चन अपने पास आए हैं डीबीएमएस के टोटल मिला के, ठीक है? कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। कंप्यूटर के नेटवर्क की अगर बात करें तो देखिए 20 क्वेश्चन निकल गए, 50 ये हो गए, 70 हो गए, बाकी के 50 क्वेश्चन पूरे 50 क्वेश्चन अपने पास आए हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के। तो यहाँ पर भी 11 क्वेश्चन अपने पास आए हैं सेकंड पेपर में। अब आप देख लीजिए कितने हो गए, ये 6 क्वेश्चन हो गए अपने पास जो दोनों पेपर में आए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सेड, जिसमें मैंने कहा था कि इसमें आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इसमें आपके इंक्लूडेड है। यहाँ पर पेपर 1 में 0 क्वेश्चन आए थे, ठीक है? एक भी क्वेश्चन नहीं आया था मतलब और 36 क्वेश्चन आए थे इस वाले पार्ट में यानी पेपर 2 में। सेड के बारे में एक चीज़ बहुत सैड है वो ये है, सेड का जो ज़्यादातर पोर्शन है वो थ्योरीज़ है, बहुत सारी थ्योरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा थ्योरीज़ है उसमें। तो अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, अगर आप आईटी में जॉब कर रहे हैं तो आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ही और अगर नहीं कर रहे हैं तब भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को अच्छा करना ज़्यादा ईज़ी है इसके कंपैरिज़न में। और इसका पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 36 मार्क्स के हैं। तो इन केस हमें लग रहा है कि सेड में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें पढ़ना है। ऑफ कोर्स आपको सारी चीज़ें तरह से प्रिपेयर होना है क्योंकि कॉम्पिटिशन हो सकता है बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं और खुश होंगे क्योंकि उनके लिए तो वैकेंसीज़ आती नहीं ना। तो ये 36 नंबर मैं इग्नोर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि आप इससे ज़्यादा वेटेज प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को दें और अपना ध्यान जो अपना फ़ोकस है वो भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा लगाएँ। यहाँ पर करीब-करीब 70 क्वेश्चन ऐसे हैं, 69 क्वेश्चन है, ठीक है? करीब-करीब 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के हैं। और जो ईज़ियर भी है। इसके कंपैरिज़न में अगर मैं देखूँगी तो ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ईज़ी ही है। अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब सैलरी और प्रमोशन की बात करते हैं क्योंकि यही तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है ना हमारा। हम आईटी की जॉब्स कर रहे हैं, लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि चलो थोड़ा फैमिली को टाइम दिया जाए, दूर बड़े शहरों में शिफ्ट नहीं होके फैमिली के साथ रहा जाए। तो अपन इसके लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर हमें एक चीज़ तो माइंड में आएगी कि जब हम आईटी की लाखों रुपए की जॉब छोड़ के आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा भई? तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी रिलीज़ करी है गवर्नमेंट ने और इसमें जो आपका रहने वाला है वो 4800 पे ग्रेड का रहने वाला है। 4800 पे ग्रेड मतलब बहुत ही गज़ब चीज़ है। इसका जो प्रोबेशनरी पीरियड के बाद आपको कट-कुटा के सैलरी मिलेगी, वो आपको मिलेगी 31,100 रुपए। का कैलकुलेशन भी मैं किसी शॉर्ट में आपको बता दूँगी। तो कोई शॉर्ट अपलोड कर लूँगी कि किस तरह से ये कैलकुलेट होता है, लेकिन 31,100 रुपए आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। अच्छा, इससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कलर थोड़ा-सा चेंज इससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये प्रोग्रामर की जो भर्ती है ना वो लेवल 12 वाली भर्ती है ये। यानी कि अगर आप सीधे प्रोग्रामर नहीं लगते हो, अगर किसी आईए की बात करें अपन, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करें अपन,
ये भी काफ़ी सारे लोगों ने भरा है इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का रिजल्ट भी आ गया और अभी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो। तो अगर अपन इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करें तो इनको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इनको असिस्टेंट प्रोग्रामर में प्रमोशन लेना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोग्रामर में ये प्रमोशन लेने के बाद ही इसके भी 5 साल बाद मिनिमम 5 इयर्स के बाद आप क्या बन सकते हो? प्रोग्रामर बन सकते हो। यानी इसके भी 5 साल बाद आपको जो प्रमोशन मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रोग्रामर का। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामर की जो सीधी वैकेंसी आ गई ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है ये हमारे लिए कि हम इसकी प्रिपरेशन को अच्छे से जी तोड़ के मेहनत करें और 216 में से सिर्फ 1 सीट अपनी पक्की कर लें। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आईए बने, फिर उसके बाद एपी पे जाएँ, प्रमोशन के बाद फिर एपी के 5 साल बाद हम प्रोग्रामर पे जाएँ। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और फिर प्रोग्रामर के बाद जो प्रमोशन वाले हैं लिए तो ज़िंदगी ही निकल जाएगी और क्या पता हम वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाएँ। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा करें आप उसमें और बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया वाइज़ तो प्रोग्रामर की वैकेंसी को भरना नहीं भूलें। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर एपी रहना पड़ेगा आपको, असिस्टेंट प्रोग्रामर रहना पड़ेगा के 5 साल के बाद। उसके 5 साल के बाद आपको क्या मिलेगी? पोस्ट प्रोग्रामर की। समझ में आ गया? अब अगर प्रोग्रामर से अपन को एसीपी बनना है, ठीक है? यानी डिप्टी डायरेक्टर बनना है, तो इसके लिए भी हमें जो टाइम लगेगा वो 5 साल का लगेगा। ओके? नेक्स्ट चलते हैं अगर इससे देखो एसीपी मतलब एनालिस्ट कम प्रोग्रामर यानी एनालिस्ट भी होंगे वो प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर का जब प्रमोशन होगा तो वो एसीपी बन जाएँगे यानी कि एनालिस्ट कम प्रोग्रामर बन जाएँगे जिनको अपन डिप्टी डायरेक्टर भी कहते हैं। उसके लिए भी 5 साल लगेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी आपको 5 साल लगेंगे। यानी कि आपको एससीपी से सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए है। जेडीबी बोलते हैं इसको। तो सिस्टम जॉइंट डायरेक्टर बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका जेडी का जॉइंट डायरेक्टर है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको रिटर्न में भी पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूँगी। सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 साल लगेंगे आपको, फिर आपको प्रमोशन मिलेगा। तो 5 साल, ठीक है? अब अपन बात करते हैं सिस्टम एनालिस्ट से यानी जेडी से हमें एडिशनल डायरेक्टर बनना है। एडिशनल डायरेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, लेवल 20 वाली पोस्ट होती है ये। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए में भी आपको 5 इयर्स लगेंगे, ठीक है? 5 इयर्स लगेंगे तो कितने साल आपको देने पड़ रहे हैं यहाँ पर तब जाके आप टेक्निकल डायरेक्टर और पहली बात तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, प्रोग्रामर का जो प्रमोशन होता है अभी मेरे को क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिली थी, कुछ फ्रेंड्स हैं जो प्रोग्रामर में लगे थे 2013 में और अभी उनको जो प्रमोशन मिला है एससीपी पे यानी कि एनालिस्ट कम प्रोग्रामर पे उनको प्रमोशन तो मिला है लेकिन उनको 10 साल बाद मिला है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है बट ये प्रोविज़न है, होना तो इसी के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फिर भी नहीं हुआ तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अब अपन बात करते हैं जेडी से लेके एडिशनल डायरेक्टर तक, तो यहाँ पर भी अपन को 5 साल का मतलब जो प्रमोशन मिलने वाला है 5 साल बाद मिलने वाला है। यहाँ से यहाँ आने में आपको 5 साल नहीं देने पड़ेंगे, यहाँ से यहाँ आने में आपको 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद आप बन सकते हैं टेक्निकल डायरेक्टर जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है। किन-किन विभागों में इनकी भर्ती होती है? क्या मुझे कोई गाँव में तो पोस्टिंग नहीं मिलेगी, किसी शहर में ही मिलेगी ना, मेरे शहर से कितना दूर होगा? इन सब बातों पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। पर एक बार ये देख लेते हैं कि टेक्निकल डायरेक्टर जो होंगे यानी कि लेवल 21 बहुत ही ज़्यादा मतलब हद्दी बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी पैकेजेस यहाँ पर होंगे और पर्क्स भी बहुत अच्छे होंगे, पर्क्स एंड हाइक्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 3 साल का वेट करना पड़ेगा। पर एक चीज़ है इन सब में कि आप ये मत काउंट कर लो, हाँ मैम 5 साल, 10 साल, 15 साल और 18 साल। 18 साल में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से इस पोस्ट से आपको पूरा यहाँ तक आने के लिए 25 साल का 25 साल का गैप अनिवार्य है, यानी 25 साल बाद ही कोई टेक्निकल डायरेक्टर बन सकता है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? आपने तो काउंटिंग बताई है क्योंकि प्रोविज़न तो यही है, लेकिन यहाँ तक आते-आते मैंने कहा ना कि कुछ लोग होते हैं, जो प्रोग्रामर से एसटीपी बन जाएँगे, इसके बाद के प्रमोशन होंगे ही नहीं। अब वो प्रमोशन किस हिसाब से होता है क्योंकि पोस्ट कम होती-होती जाती है। प्रोग्रामर की पोस्ट है 216 हो सकता है एससीपी की कम हो सकता है 16 ही हो। 16 में से पता नहीं कितनी पोस्ट सिस्टम एनालिस्ट के लिए हो, जेडी के लिए हो, एडिशनल डायरेक्टर के लिए हो, टेक्निकल डायरेक्टर के लिए हो। तो इनके प्रमोशंस जो होंगे वो मेरिट के आधार पे होंगे। यानी कि प्रोग्रामर में आपने कितना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया है, उसमें आपकी मेरिट लिस्ट क्या रही है और
कार्यकाल के दौरान यानी जो आपका जॉब ड्यूरेशन रहेगा, उसके दौरान आपका बिहेवियर, आपका वर्क किस तरह से रहा है, इन सब का फ़र्क पड़ेगा इन तीनों प्रमोशंस पे। तो अगर आप मेरिट को एम कर रहे हैं ना, तो बेशक मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रोग्रामर में मेरिट को एम कर रहे हैं, तो आप सीधा सोचिए कि मुझे टेक्निकल डायरेक्टर बनना है, भले 25 साल बाद में टेक्निकल डायरेक्टर सबसे बड़ी पोस्ट होती है और इस पे मुझे जाना है और इस पे जाने के लिए मुझे जो-जो तैयारियाँ करनी है वो पहले से ही आपका जो प्रोफ़ाइल के साथ में किस-किस तरह से काम किया है कार्यालय में, आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा आपकी मेरिट बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, तो अगर आप मेरिट एम कर रहे हैं, तो आप इसको एम कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। प्रोग्रामर की जो जॉब है, उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो कहाँ-कहाँ होंगे? मैंने कहा ना जो लोग सीरियस है इस चीज़ के बारे में, उन्होंने बेशक इसके बारे में सोचा ही होगा कि मेरी जो जॉब लगेगी कहाँ लगने वाली है, कहीं किसी गाँव में तो नहीं लग जाएगी, मैं तो आईटी फील्ड में हूँ, आईटी में मैंने जॉब किया है या फिर मेरे तो जॉब के सपने ऐसे थे, मैं अच्छे शहर में रहूँगा, ऐसी केबिन में बैठूँगा। तो उस केस में क्या होगा आपके मन में ये प्रश्न आया ही होगा कि जो जॉब है, कि जो पोस्टिंग होगी उनके डिपार्टमेंट्स कौन-कौन से होंगे? अब ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ, तो प्रोग्रामर की जो आपकी जॉब रहेगी उसकी पोस्टिंग के डिपार्टमेंट्स कितने हैं, कहाँ-कहाँ है? ठीक है, एक तो है हाउ मच ऐसा क्यों? ठीक है, तो अपन को जो पोस्टिंग है वो 89 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, जिनमें आपको पोस्टिंग मिल सकती है एज़ अ प्रोग्रामर और ये 89 डिपार्टमेंट्स जो हैं इनकी लिस्ट मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ। इनमें सिर्फ प्रोग्रामर ही नहीं, यहाँ पर आपके असिस्टेंट सॉरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है और आपके प्रोग्रामर ये पी से डिनोट करी हूँ प्रोग्रामर को, असिस्टेंट प्रोग्रामर, इनकी भी वैकेंसीज़ मतलब इनके भी डिपार्टमेंट्स यही है। तो उन डिपार्टमेंट में कितनी जगह खाली है, किस पोस्ट के लिए, उसके आधार पर आपका वहाँ पर क्या होने वाला है, पोस्टिंग होने वाली है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये डूआईटीसी की ही वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। अगर आपको मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। मैंने थोड़ा-सा इसको बहुत डिटेल में सर्च किया तब जाके मुझे और अगर नहीं मिलता तो मैं पीडीएफ में से आप ले लेंगे ले लेना। ये 15/7/2022 का है, रिवाइज़्ड है ये मतलब ये उस वक़्त का है लेकिन लेटेस्ट है ये। में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है कैडर स्ट्रेंथ है वो कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी है और उसके प्लेसेस क्या हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एपी असिस्टेंट प्रोग्रामर, ठीक है? आईए प्रोग्रामर। तो इनकी कितनी कितनी पोस्टें किस-किस में हैं? जैसे कि यहाँ के अगर अपन बात करें अगर अपन फर्स्ट की बात करें डूआईटीसी जयपुर की, हेडक्वार्टर इसका जयपुर में है, तो फिर इसमें क्या होगा कि जो प्रोग्रामर की पोस्ट है ना वो 60 है। तो अगर आपको लगता है ना कि मेरे को जयपुर मिल जाना चाहिए, तो फिर आप मतलब मेरिट आपको अच्छी लानी ही पड़ेगी। मिल तो जाएगा आपको जयपुर क्योंकि जब पोस्ट है तो मिल ही जाएगा। उसके अलावा 33, 50, 352 इस टाइप से आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेगी। प्रोग्रामर की कितनी है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की कितनी है, आईए की कितनी है, उस तरह से है। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप एक बार इसको देख सकते हैं। देखिए। में ये भी दे रखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है ना, डीआईटीसी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, वो कहाँ-कहाँ पे है, तो अजमेर में है। अजमेर में आपको कितना एससीपी बताया ना मैंने कि प्रोग्रामर के बाद आपका एनालिस्ट कम प्रोग्रामर और एनालिस्ट कम प्रोग्रामर जो होते हैं, वो शहर में एक ही होते हैं। जैसे कि अपने जिला कलेक्टर होते हैं। उस तरह से अपन यहाँ पर एससीपी एक होंगे, आप अकेले राजा बनने वाले हो अगर आप एससीपी बन जाते हैं तो। तो अजमेर में यहाँ पर एक ही पोस्ट है, मैंने कहा ना ज़्यादातर सिटीज़ में आप देखेंगे ना एक ही पोस्ट होगी इसकी। यानी शहर में आप इकलौते होंगे जिसकी पोस्ट एससीपी की पे होगी और आप अकेले राजा हैं वहाँ के। एपी वहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोग्रामर यहाँ पर 7 है, 6, 7, 5, 4 अलग-अलग आपको यहाँ पर नंबर्स मिल जाएँगे, 3 भी मिल जाएँगे और आईए भी आपको कई सारे मिल जाएँगे। लेकिन प्रोग्रामर और एससीपी ये आपको एक ही मिलने वाला है इन शहरों में, अगर इन शहरों की बात करें तो।
आगे चलते हैं तो आगे भी इन्हीं सिटीज़ की फिर सब पूरी लिस्ट है बहुत अच्छी। अजमेर में भी अजमेर शहर में कौन-कौन सी ऐसे आस-पास वाले एरिया हैं जो अजमेर शहर के अंदर आएँगे और उनमें कितनी-कितनी पोस्ट है। तो अजमेर के साथ अपन ब्यावर को अलोंग करते हैं, साथ लेते हैं तो यहाँ पर प्रोग्रामर की 1 पोस्ट है, एपी की 1 पोस्ट है और एआई की 1 पोस्ट है, ठीक है? असिस्टेंट प्रोग्रामर यहाँ का राजा हो सकता है, कि ब्यावर में 1 ही पोस्ट है। नसीराबाद हो गया, पुष्कर हो गया और विजयनगर हो गया। इसी तरह से अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़, चूरू, जयपुर मतलब ये अल्फ़ाबेटिकली दे रखे हैं कि कहाँ-कहाँ पर कितने पोस्टिंग है। इससे क्या होगा ये आपकी मोटिवेशन का सोर्स कैसे हो सकता है क्योंकि आपको जैसे मैं कोटा से हूँ मान लीजिए तो मुझे लगेगा कि नहीं यार मेरे को ये एक पोस्ट है और मुझे एक ही तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना? प्रोग्रामर मुझे एक प्रोग्रामर की पोस्ट चाहिए और मुझे मेरा होम टाउन मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है आपको किसी गाँव वगैरह में नहीं जाना पड़ेगा, आपको फैमिली से दूर नहीं होना पड़ेगा। जिन सब चीज़ों के लिए आईटी वाले बच्चे अक्सर हो जाते हैं अपनी फैमिली से दूर, वो वाली चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सारे हैं राजस्थान के जितने उदयपुर, सिरोही सब कुछ है। तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। क्या ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है। थोड़ा-सा स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी लिस्ट है। अगर आपको इसको पूरा पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही क्लब करके बनाई हुई है सारी पीडीएफ्स अलग-अलग जगह से ढूँढ-ढूँढ के डाउनलोड करी है क्योंकि ये पूरी एक जगह पे कहीं पे भी नहीं है और किसी ने आपको प्रोवाइड कराई भी नहीं होगी। आप देख लेना भले से, अगर किसी के भी पास आपको मिल जाए इतना डिटेल्ड। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको एज़ अ प्रोग्रामर नीड है, जिस भी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है कि मैं होगी, वो सारी डिटेल्स आपको इसमें काफ़ी लंबी-चौड़ी लिस्ट है। ठीक है? ओके। अब बात करते हैं कि मेरा जो जॉब प्रोफाइल होगा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि मेरा जो जॉब प्रोफाइल होगा, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोग्रामर क्योंकि प्रोग्रामर के नाम से ही ये पता चलता है कि अभी कंपनीज़ में अगर आप जॉब कर रहे होंगे, आपके कोई नॉन जॉब कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि एक प्रोग्रामर का मतलब ही यही होता है कोडिंग करना। पल यही होता है, जो कोडिंग करते हैं वो प्रोग्रामर होते हैं। लेकिन आपको ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट है यहाँ पर कि एज़ अ प्रोग्रामर आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोडिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, इसका जो जॉब रोल है ना, बहुत सारे लोग जो मेरे नॉन हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो एज़ अ प्रोग्रामर लगे हुए हैं 2013 वैकेंसी के थ्रू। वो बोलते हैं कि कहीं-कहीं पे वर्कलोड है बहुत ज़्यादा, कहीं-कहीं पे कम भी है। डिपेंड करता है कि आप कौन-से डिपार्टमेंट में हैं और उन डिपार्टमेंट वो भी मैं बात करूँगी कि उन डिपार्टमेंट के टाइमिंग्स क्या हैं, जॉब के टाइमिंग क्या हैं आपके? क्या आपको आईटी की तरह यहाँ पर भी सैटरडे, संडे का रिलीफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा? ये सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं। बट उनसे मैंने बहुत अच्छे से पूछा था और मुझे आई एम 100% श्योर ऑफ इट कि आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी या फिर ना के बराबर करनी पड़ेगी, बहुत कम। किसी नीड होगी कोई नीड होगी, कोई आवश्यकता आ जाएगी तब आपको प्रोग्रामर की कोडिंग मतलब कोडिंग यहाँ पर करनी पड़ सकती है इस जॉब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है? और वैसे उससे आपको आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए कि हम प्रोग्रामर की पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो हमारे अच्छे होंगे ही। दूसरी बात है कोडिंग तो नहीं होगी इसका हमें पता लग गया। वेब पोर्टल्स होते हैं जो थर्ड पार्टीज़ डेवलप करती हैं। ठीक है? अगर आपने एक चीज़ देखी होगी एनआईसी, एनआईसी एक ऐसी कंपनी है, ऐसी थर्ड पार्टी सर्विसेज़ है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स बनाती है। आपने देखा होगा एनआईसी डॉट रिजल्ट्स डॉट कॉम या इस टाइप के बहुत सारे आपने चीज़ें देखी होगी। एनआईसी की वेबसाइट्स आप देखेंगे ना गवर्नमेंट की ज़्यादातर वेबसाइट एनआईसी ही डेवलप करते हैं। वो क्या होगा थर्ड पार्टी हो गया। तो थर्ड पार्टी जो भी वेबसाइट वेब पोर्टल्स डेवलप करेंगे उनकी देख-रेख एक प्रोग्रामर की ज़िम्मेदारी होती है। यानी कि एक प्रोग्रामर को जो करना होगा वो सब ये देखना होगा उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही, उसमें कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो सॉरी कुछ चीज़ें ऐसी जो डेटा को ब्रीच कर रही है, इस टाइप की कोई चीज़ें तो नहीं है। तो वो वाले जो जॉब रोल होंगे वो एक प्रोग्रामर के होंगे, कि बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर किसी बजट में या फिर कहीं पे भी कोई नया अनाउंसमेंट होते हैं, नए इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, वहाँ पर आपको लगता है यानी कि गवर्नमेंट को लगता है कि एज़ अ प्रोग्रामर आपसे कुछ अच्छा-सा इनपुट ले सकते हैं वो या फिर कुछ न्यू मॉड्यूल क्रिएट करा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, डिज़ाइन करा सकते हैं और टेस्टिंग करा सकते हैं। तो आपको याद किया जाएगा एज़ अ प्रोग्रामर आप उसके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
और जैसा कि मैंने कहा कि काम तो अच्छा करना ही पड़ेगा अगर हमें कहाँ तक पहुँचना है, हाई लेवल तक पहुँचना है तो, ठीक है? भले ही 25 साल लग जाए लेकिन उस जॉब की फिर कोई होड़ नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स थी मेरे द्वारा जो आपको दी गई है, अगर आपको पसंद आती है तो सेशन को लाइक तो कर ही दीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको लगता है कि मेरे को अभी भी कुछ छूटा हुआ है, तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी फॉर श्योर। और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम को जॉइन करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, सारी पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएँगे मेरे थ्रू जो भी है। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पे इसकी क्लासेस लगानी चाहिए मैम फ्री, हम आईटी वाले लोग हैं या फिर हम नॉन आईटी भी हैं, हम जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन हम इतना कोचिंग जाके वहाँ पर प्रिपेयर नहीं कर सकते। लगता है कि नहीं यहीं से कुछ हो जाए तो या फिर यूट्यूब में मुझे अच्छा-अच्छा कंटेंट मिल जाए तो, क्योंकि अभी तक मैंने देखा जितने भी चैनल से कोई भी आपको प्योरली वैसी क्लासेस नहीं दे रहा जिस जिस तरह से देनी चाहिए, और ये बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है। यहाँ पर आपको मैं ये भी बताऊँगी किसी सेशन में किसी आकर कि कौन-कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूँगी एक बार यहाँ पर। इसके अलावा अपन एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। एक चीज़ ये है, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इसमें जो वर्किंग आवर्स होंगे वो कितने होंगे? कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्किंग आवर्स कितने हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसा नहीं कि पूरे टाइम लगे रहें या क्या, ऐसा नहीं है। तो अब देखो वर्किंग आवर्स कितने होंगे, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कौन-सा है। अगर आप मान लीजिए कि किसी आप मेडिकल डिपार्टमेंट से आते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में आपकी कोई पोस्टिंग है, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी तो होते हैं ना गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह, वहाँ पर अगर आप एज़ अ प्रोग्रामर नियुक्त होते हैं, तो मेडिकल डिपार्टमेंट क्योंकि थोड़ा-सा इमरजेंसी वाला डिपार्टमेंट है, तो हो सकता है यहाँ पर आपको मंडे टू सैटरडे काम करना पड़े। और टाइमिंग का तो वही हो गया 9 टू 6 हो सकता है, ठीक है? 10 टू 6 हो सकता है, 9 टू 5:30 हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। लेकिन अगर किसी आप नॉन मेडिकल या नॉन इमरजेंसी वाले डिपार्टमेंट में है ना, तो वहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, अदर डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। अगर अदर डिपार्टमेंट्स की अपन बात करें ना, तो यहाँ पर जो आपका डेज़ रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं आपके मंडे टू फ्राइडे। हाँ, ऐसा होता है भई गवर्नमेंट जॉब। मंडे टू फ्राइडे रहेगा और टाइमिंग आपका सेम ही रह सकता है 9 टू 5:30, 5:30 या फिर 10 टू 6 हो सकता है, 10 टू 7 भी हो सकता है, वो वेरी कर सकता है डिपार्टमेंट वाइज़। लेकिन ये आपके वर्किंग आवर्स रहेंगे, तो मुझे लगता है यार इससे अच्छी अपॉर्च्युनिटी शायद एज़ अ कंप्यूटर एस्पिरेंट्स मुझे तो नहीं लगती कि कोई होगी। ये बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छा ग्रेड पे वाला स्केल है इसका, काफ़ी अच्छा लेवल है। तो इसकी तैयारी भी फिर उस तरह से उस लेवल पे ही करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हैं इस चीज़ को क्रैक करने के लिए या फिर आपको लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इनपुट मिल सकता है अच्छे से, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपन इसके सेशंस ला सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे और भी डाउट होंगे जो शायद मेरे मन में नहीं आए होंगे, आपके मन में आ गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डाउट के बारे में अपन को नॉलेज नहीं है। तो अगर नहीं भी होगी तो एक्सप्लोर कर लेंगे थोड़ा। आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वाला सेशन आपके लिए कैसा रहा? और इसके अलावा कोई भी डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट के थ्रू भी मैं आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, और अगर मुझे लगेगा कोई ऐसा डाउट है जिसके लिए कोई सेशन लेना ज़रूरी है, तो अपन नेक्स्ट सेशन में उसकी चर्चा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।